एक सच बताऊं, हम रोज आराम से 8 घंटे की नींद लेते हैं। दिन भर सिर्फ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं करते। फिर भी शाम तक अंदर से इतनी बुरी तरह थके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि ये थकान शरीर की होती ही नहीं है। बिल्कुल, ये थकान उस अदृश्य कचरे की है जो हम रोज अनजाने में अपने ही दिमाग में भर रहे हैं। वेलकम टू बुक डिकोड। आज की इस डीप डाइव में हम इसी दिमागी थकान और मेंटल डिटॉक्स के विज्ञान को समझेंगे। और सच कहूं तो ये समझना आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। एकदम सही। तो अगर इस तरह की गहरी और मनोवैज्ञानिक बातें आपको जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं, तो बुक डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरुआत से सोचें, मतलब हम शरीर की साफ सफाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? लेकिन दिमागी सफाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी दिनचर्या में। वही तो, ये सोचने वाली बात है कि दिमाग गंदा कैसे होता है। मुझे तो ये किसी स्मार्टफोन की तरह लगता है, जैसे फोन में एक साथ 50 बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हों। हाँ, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। स्क्रीन पर भले ही कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन वो बैकग्राउंड ऐप्स लगातार बैटरी चूस रहे हैं और फोन को गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कोई भारी मानसिक काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा दिमाग आराम कर रहा है। पर न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, तो असल में क्या होता है खाली वक्त में? हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन होता है। जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं तब ये नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अरे वाह, मतलब दिमाग का भी एक ऑटो पायलट है। हाँ, और ये उन सभी पुराने विचारों, अधूरी बातचीत, किसी के ताने या भविष्य की चिंताओं को बैकग्राउंड में प्रोसेस करने लगता है। बचपन की कोई कड़वी बात या सोशल मीडिया पर देखी गई किसी और की बेहतरीन जिंदगी, ये सब कुछ ये सब हमारे दिमाग की रैम यानी मेमोरी को घेर लेते हैं। ये एक अदृश्य जहर है जो सालों में बनता है। बाप रे। और मजाकिया बात यह है कि इंसान को लगता है कि उसकी बैटरी किसी काम की वजह से खत्म हो रही है, जबकि असली वजह वो कचरा है जो बैकग्राउंड में लगातार प्रोसेस हो रहा है। हाँ। इस पॉइंट को अगर मैं हाई स्ट्रेस माहौल में काम करने वाले युवा प्रोफेशनल्स के नजरिए से देखूं, तो यार एक बहुत वाजिब सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। आज की इस तेज रफ्तार ऑपरेट दुनिया में, जहां डेडलाइंस हैं, छटनी का डर है और लगातार आगे बढ़ने का प्रेशर है, वहां थोड़ा तनाव या चिड़चिड़ापन महसूस करना तो एकदम स्वाभाविक है ना? यहाँ हमें दो बहुत ही अलग चीजों, प्रेशर और पैनिक, के बीच की रेखा को समझना होगा। प्रेशर और पैनिक दोनों अलग कैसे हैं? देखिए, काम का प्रेशर एक बाहरी सच्चाई है, यह आम बात है। लेकिन उस प्रेशर को लेकर दिमाग के अंदर जो कहानी चलती है वो पैनिक है, और वो स्वाभाविक नहीं है। मतलब जो हम खुद को डराते रहते हैं? बिल्कुल। विकासवादी मनोविज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो 10,000 साल पुराना है। तो वो आज की दुनिया के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ है? एकदम नहीं। वो एक खूंखार जानवर और बॉस के एक सख्त ईमेल के बीच का फर्क ही नहीं समझता। ओह, तो बॉस का ईमेल आते ही दिमाग को लगता है कि जान खतरे में है। हाँ, जब कोई इंसान रोज शिकायतें, डर और दूसरों से तुलना की खुराक अपने दिमाग को देता है, तो एमिगडाला हर छोटी बात पर शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। और कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन है ना? सही कहा। इंसान का शरीर हमेशा फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में रहता है, और यहीं से ये अदृश्य कचरा हमारे फैसलों को हाईजैक कर लेता है। इसका मतलब है कि हम जिस तनाव को भारी दुनिया या अपनी जॉब की देन मान रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर की एक बायोलॉजिकल मिसफायरिंग है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये चीज सीधे हमारी सोच को प्रभावित करती है। इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट नेगेटिव सोच का भी तो है। हाँ, नेगेटिविटी बायस, ये बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर नेगेटिव सोचने वाले लोग खुद को बहुत प्रैक्टिकल या यथार्थवादी मानते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज का बुरा पहलू पहले से सोच लेना एक तरह का सेफ्टी नेट है। और यहीं वो धोखा खा जाते हैं। नेगेटिव सोच असल में एक बिना सलाखों की जेल है। ये बस सुरक्षा का भ्रम पैदा करती है। भ्रम कैसे? दिमाग कहता है कि कोई नया प्रोजेक्ट मत लो, फेल हो जाओगे, या किसी पर भरोसा मत करो, धोखा मिलेगा। हाँ, ये आवाजें तो बहुत आम है। इवोल्यूशन के नजरिए से ये आवाज हमें बचा रही है, क्योंकि हजारों साल पहले अगर इंसान हर चीज में खतरा नहीं देखता तो वो जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन आज के दौर में तो शेर हमारे पीछे भाग नहीं रहे हैं। वही तो, आज ये इंसान को कोई भी रिस्क लेने से या नया अनुभव हासिल करने से रोक देती है। इंसान को लगता है कि वो बहुत सोच समझकर फैसले ले रहा है, लेकिन असल में
वो सिर्फ एक सुरक्षित पिंजरे में अपनी संभावनाएं खत्म कर रहा है। और यहीं से जन्म लेती है हमारी सबसे बड़ी समस्या, ओवरथिंकिंग। बिल्कुल। लोग अक्सर ओवरथिंकिंग को बुद्धिमानी का प्रतीक मान लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी समस्या के 100 अलग-अलग संभावित नतीजे सोच लेना एक बहुत तेज दिमाग की निशानी है। जबकि मुझे तो ये सिर्फ दिमाग के पहियों को कीचड़ में तेजी से घुमाने जैसा लगता है। ऊर्जा पूरी खर्च हो रही है, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मनोविज्ञान में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब विश्लेषण करते करते लकवा मार जाना। एक तरह से हाँ। जब दिमाग को जरूरत से ज्यादा जानकारी और संभावित खतरे दे दिए जाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है, पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा खतरा असली है और कौन सा बस ख्यालों में है। सही कहा। दिमाग को हर सवाल का पूरा जवाब नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ एक दिशा चाहिए होती है। दिशा, थोड़ा समझाएंगे इसे? देखिए, अगर कोई घने कोहरे में गाड़ी चला रहा है तो 100 किलोमीटर आगे तक देखने की कोशिश करना तो बेवकूफी है ना। हाँ, उसमें तो एक्सीडेंट पक्का है। बस सिर्फ अगले 10 मीटर का रास्ता देखना चाहिए। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज यही है कि पूरे रास्ते को एक साथ देखने की कोशिश छोड़ दी जाए और सिर्फ अगले छोटे कदम पर फोकस किया जाए। सच में ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। समस्याओं को हल करने का यह तरीका जिंदगी को देखने का पूरा ढंग ही बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और जब हम इस तरह के गहरे माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करते हैं तो समझ आता है कि सही ज्ञान कितना जरूरी है। ऐसे ही वैचारिक बदलावों के लिए बुक डिकोड को सब्सक्राइब करना एक सार्थक विकल्प हो सकता है, ताकि ऐसी गहरी बातें नियमित रूप से हम तक पहुंचती रहें। सही बात है। अब अगर हम ओवरथिंकिंग के इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो यह समझ आता है कि हमें वर्तमान में रहने ही नहीं देती। एकदम सही। इंसान या तो बहुत पीछे छूट गया होता है या बहुत आगे भाग रहा होता है। तो क्या ये इंसानी दिमाग की एक डिफॉल्ट कमजोरी है? हाँ, हमारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह अतीत के बोझ और भविष्य के डर के बीच बस झूलता रहता है। मतलब हम कभी आज में तो होते ही नहीं। और जब हम अतीत में होते हैं तो एक शब्द हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा थकाता है। वो शब्द है काश। अहो, काश मैंने उस वक्त वो फैसला ले लिया होता। या काश मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती। ये जो काश है, ये एक अनसुलझा लूप है। ये दिमाग को एक ऐसी समस्या सुलझाने में लगा देता है जिसका अब कोई हल मौजूद ही नहीं है। और दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी तो है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ये दोनों ही स्थितियां इंसान को अभी से पूरी तरह काट देती हैं। अगर इसे एक और एनालॉजी से समझें तो ये एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक तेज रफ्तार ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही जटिल किताब पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। उसका ध्यान ना तो दौड़ने तले और ना ही किताब पर। वो बस दोनों में संतुलन बनाने के चक्कर में गिर जाने की कगार पर है। और सच्चाई ये है कि हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अभी के पल पर है। अतीत को एक सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक डेटा पॉइंट या सबक की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। और भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि वो आज की गई तैयारियों का ही एक नतीजा है। यही मानसिक स्पष्टता का मूल है। जब कोई इंसान अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपना लेता है तो भविष्य का डर अपने आप कम हो जाता है। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ बातें हैं। हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन एक्शन क्या है? वही सवाल यह है कि इस शोर को शांत करके दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए। सिर्फ ये सोच लेने से तो सोच नहीं बदलेगी कि मुझे अब ओवरथिंक नहीं करना है। क्योंकि आप सोच से सोच को तो नहीं हरा सकते ना। बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें कुछ ठोस आदतों और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन की तरफ मुड़ना ही होगा। यह इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हमें उस हाउ टू पर बात करनी है जो एक युवा प्रोफेशनल के रोजमर्रा के जीवन में आसानी से फिट हो सके। एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड जिसे अपनाकर दिमागी कचरे को सच में साफ किया जा सके। तो शुरुआत कहाँ से करें? मेंटल डिटॉक्स की शुरुआत होती है इनपुट कम करने से। इनपुट कम करना मतलब फोन कम देखना? हाँ, आज की समस्या ये नहीं है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, समस्या ये है कि हमारे पास जानकारी की बाढ़ आ गई है। यार, हर 15 मिनट में फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता ही रहता है। न्यूज ऐप्स दुनिया भर की आपदाओं की जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीरें डाल रहे हैं। ये सब हमारे दिमाग का संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड बढ़ा देता है। तो डिटॉक्स का पहला कदम यह है कि इस डोपामाइन लूप को तोड़ा जाए। बिल्कुल। हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की हर बुरी खबर को जानने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यानी हमें अपनी मानसिक डाइट को फिल्टर करना होगा। और इसके बाद जो दूसरा कदम आता है वो शायद आज के समय में सबसे डरावना लगता है।
आप खामोशी की बात कर रही हैं ना? हाँ, खामोशी को अपनाना। जब हम खामोशी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इससे भागते हैं। जैसे ही कोई इंसान अकेले बैठता है वो तुरंत ईयरफोन्स लगा लेता है या फोन स्वाइप करने लगता है। ऐसा होता है। आखिर इस खामोशी में ऐसा क्या है जो इतना डरावना लगता है? खामोशी इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होता है तो अंदर का शोर अपने चरम पर पहुंच जाता है। मतलब हमारे खुद के विचार हमें डराने लगते हैं। हाँ, जब कोई इंसान पहली बार बिना किसी स्क्रीन या संगीत के चुपचाप बैठता है तो उसे भयंकर बेचैनी होती है। जैसे किसी नशे की लत छूट रही हो। एकदम सही। ये बेचैनी असल में विड्रॉल सिम्टम्स हैं। दिमाग को लगातार उत्तेजना की आदत पड़ चुकी है। जब वो उत्तेजना अचानक बंद होती है तो दिमाग पूरी तरह घबरा जाता है। और दूसरी बात, खामोशी में वो सारे दबे हुए विचार सतह पर आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर भाग रहे होते हैं। लेकिन ये बेचैनी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की सख्त जरूरत है। यही खामोशी धीरे धीरे दिमाग की गहराई में जमे कचरे को साफ करती है। और जब ये दबे हुए नेगेटिव विचार सामने आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? अक्सर पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि इन विचारों से लड़ो या इन्हें दबा दो। और यही हम गलती कर बैठते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो गायब हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। विचारों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। साइकोलॉजी में ऐसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? अगर किसी को कहा जाए कि सफेद भालू के बारे में मत सोचो तो वो इंसान अगले कई मिनटों तक सिर्फ सफेद भालू के बारे में ही सोचेगा। हाँ, दिमाग उसी चीज पर अटक जाता है जिसे हम रोकना चाहते हैं। विचारों से न लड़ उन्हें और मजबूत बनाता है। इसका सही तरीका यह है कि ख्यालों को एक नई दिशा दी जाए। दिशा कैसे दें? इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल हावी हो रहा हो तो उसे पहचानने के बाद अपनी ऊर्जा को किसी शारीरिक क्रिया में लगा दिया जाए। जैसे तुरंत उठकर टहलने निकल जाना। हाँ, या कुछ लिखना शुरू कर देना, या सिर्फ अपनी सांसों की लय पर ध्यान देना। जब शरीर को एक दिशा मिलती है तो दिमाग बेवजह भटकना बंद कर देता है। तो अब तक हमने ये समझा कि इनपुट कम करना है, खामोशी का सामना करना है और विचारों से लड़ने के बजाय ऊर्जा को दिशा देनी है। बिल्कुल। लेकिन अब इसे एक व्यवस्थित दिनचर्या में ढालने का वक्त है, क्योंकि मानसिक डिटॉक्स कोई वन टाइम इवेंट तो है नहीं कि आज कर लिया और जिंदगी भर की छुट्टी। ये तो रोज दांत साफ करने जैसा है। एकदम सही कहा। तो एक हाई स्ट्रेस दुनिया में रहने वाले इंसान के लिए सुबह और शाम का एक प्रभावी रिचुअल कैसा होना चाहिए? सुबह का समय सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। न्यूरोलॉजी के अनुसार जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग डेल्टा और थीटा वेव स्टेट से होते हुए अल्फा स्टेट में आ रहा होता है। मतलब उस वक्त दिमाग सबसे शांत होता है। हाँ, और ये वो समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है। और हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन उठाकर काम के ईमेल्स या सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसा करने से इंसान अपने दिमाग को सीधे तनावग्रस्त बीटा स्टेट में धकेल देता है। दिन शुरू होने से पहले ही कॉर्टिजोल का स्तर बढ़ जाता है। तो सुबह का रिचुअल क्या होना चाहिए? सुबह का रिचुअल ये होना चाहिए कि उठने के बाद कम से कम पहले 15 मिनट कोई स्क्रीन नहीं देखी जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल नियम है। फोन की जगह उस समय को खुद के साथ कनेक्ट करने में लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ खामोश बैठना ही काफी नहीं है। सुबह के रिचुअल में खुद से एक बहुत ही स्पष्ट और सदा हुआ सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? सवाल है, आज मैं अपने दिमाग को किस चीज से दूर रखूंगा? अरे वाह! किस चीज से दूर रखूंगा? ये सवाल एक कॉग्निटिव शील्ड यानी मानसिक ढाल का काम करता है। कोई तय कर सकता है कि आज मैं ऑफिस की पॉलिटिक्स या गॉसिप से दूर रहूंगा, या आज मैं सोशल मीडिया पर किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगा, या आज मैं पुरानी बातों पर बहस नहीं करूंगा। जब हम सुबह ही ये तय कर लेते हैं तो दिमाग को एक स्पष्ट कमांड मिल जाता है कि किस कचरे को अंदर नहीं आने देना है। ये बहुत दिलचस्प है कि हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, बल्कि ये तय कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है। ये दिमाग को बेवजह की उलझनों से बचाने का एक शानदार तरीका है। और फिर आता है शाम का रिचुअल। हाँ, जो कि उतना ही जरूरी है। अक्सर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स घर आने के बाद भी दिमाग में ऑफिस ही लेकर घूमते हैं। लैपटॉप भले ही बंद हो, लेकिन दिमाग की फाइलें खुली रहती हैं। शाम के समय इस मानसिक शोर को शटडाउन करने के लिए मनोविज्ञान में ज़ीगार्निक इफेक्ट का जिक्र आता है। ज़ीगार्निक इफेक्ट, ये क्या होता है? इंसानी दिमाग उन कामों को ज्यादा याद रखता है जो अधूरे छूट गए हों। इसलिए शाम को जब काम खत्म हो तो अगले दिन के 3 सबसे जरूरी कामों को एक कागज पर लिख लेना चाहिए। अच्छा, ताकि दिमाग को लगे कि अब ये बात सुरक्षित है। बिल्कुल।
ऐसा करने से दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी अब स्टोर हो गई है और उसे बैकग्राउंड में से प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद रात को सोने से पहले क्या करें? सोने से पहले खुद से एक आखिरी सवाल पूछना चाहिए, आज मैंने अपने दिमाग को हल्का करने के लिए क्या किया? ये सवाल तो एक बेहतरीन चेक पॉइंट है ना? हाँ, ये इस बात पर ध्यान दिलाता है कि क्या दिन भर में कोई ऐसा पल था जहां हमने खुद को सुकून दिया? क्या हमने किसी बहस को बेवजह तूल देने से रोका? या क्या हमने किसी बात को जाने दिया, लेट गो किया? जब ये सुबह और शाम का रिचुअल एक आदत बन जाता है तो इंसान हालात पर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। और सच कहूं तो यही एक मजबूत और साफ दिमाग की असली निशानी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डिटॉक्स के बाद जिंदगी में कोई तनाव नहीं रहेगा? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे डिटॉक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी अचानक से कोई जादुई दुनिया बन जाएगी जहां कोई समस्या नहीं होगी। मुश्किलें, डेडलाइंस और बुरे लोग तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना आता है कि एक साफ दिमाग वाला इंसान इन मुश्किलों के बीच टूटता नहीं है। वो बाहरी शोर या सोशल मीडिया के ट्रेंड से ड्राइव नहीं होता, बल्कि अपने खुद के आंतरिक कंपस से चलता है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली शक्ति बाहर के शोर से लड़ने में नहीं, बल्कि अंदर की शांति को बनाए रखने में है। अगर कोई मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से टूट चुका है, वो बस थका हुआ है। और इस थकान का इलाज और ज्यादा भागना नहीं है, बल्कि रुककर उस अदृश्य कचरे को साफ करना है। बुक डिकोड के सफर में हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम इंसानी दिमाग और व्यवहार की इन गहरी परतों को समझें। इसलिए अगर ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो बुक डिकोड के साथ जुड़े रहना एक अच्छा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि आज श्रोताओं को मेंटल डिटॉक्स का एक बहुत ही व्यवहारिक टूलकिट मिल गया है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मेरे पास एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। बताइए। क्योंकि ये साबित हो चुका है कि हमारा दिमाग बिल्कुल उसी चीज के अनुकूल बन जाता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ अगले एक हफ्ते के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से खामोशी और बाहरी राय से शून्य आहार दें तो क्या होगा? क्या ये खामोशी इस शोर शराबे वाली दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी ही असली आवाज सुनने के लिए उस बेचैन करने वाली खामोशी का सामना करने को तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।